जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका जे स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस हमने संवैधानिक विकास की एक पहली वीडियो डाली थी, लगभग 1773 से लेकर 1858 तक का मैंने डिस्कस किया था, और वो भी काफ़ी डिटेल्स के साथ मैंने बताए। जो पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे वही मैं पॉइंट यहाँ डिस्कस गाइस कर रहा हूँ। ओके, कोई भी दिक्कत आती है, किसी प्रकार का कोई अगर वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो ठीक है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, संवैधानिक विकास। जो टॉपिक चल रहा है वो है संवैधानिक विकास गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारा अलग रहेगा, लेकिन हम पढ़ें, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो बेस्ट रहेगा। मैं किसी वीडियो को 1-2 घंटा नहीं बनाता, मैक्सिमम यूट्यूब चैनल पर 2-2 घंटे का वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो इतना ना बनाकर थोड़ा सेलेक्टिव जो काम आए और हमारे परीक्षा में आएगा, इस वो सारी चीजें हमको यहाँ करनी है, ठीक है। तो संवैधानिक विकास में मैंने आपको बताया किस तरह से हमारा संवैधानिक विकास हो रहा है एक्ट के जरिए। पहले मैंने EIC के अंडर में बताए थे, फिर मैंने बताया ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो इतना तो हमने कर लिया था ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गाइस। EIC तो हमने कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी बारी किसकी थी? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कौन से एक्ट आते हैं? तो पहला हमारा जो एक्ट है भारत सरकार अधिनियम का, इस ठीक है, भारत सरकार अधिनियम एक्ट है ये, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858। 1858 में क्या काम किया गया था उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं गाइस। तो नंबर 1 पर EIC के जितने भी राइट थे उनको खत्म कर दिया, मतलब बिल्कुल एंड कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना शोषण किया भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया और अकाल की तरफ धकेल दिया। इस कंडीशन में ब्रिटिश क्राउन ने, वहां की महारानी महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में कमान ली और EIC को खत्म कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पर गवर्नर जनरल, जी गवर्नर जनरल को हटाकर ओके गाइस, वायसराय का पद क्रिएट किया, वायसराय का पद बना दिया गया गाइस, ठीक है, वायसराय। और वायसराय कौन बनाया गया वो आपको पता है, यहां पर वायसराय ही लिख देता हूं, कैनिंग को बनाया गया था, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया गया था इस इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1858 में। कैनिंग ने ही 1 नवंबर 1858 में उद्घोषणा की थी गाइस, उद्घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि अब भारत के जो महारानी होंगी वो महारानी विक्टोरिया होंगी। उद्घोषणा कर दी कि भारत का जो राजपाट है वो लंदन से चलेगा, और क्यून किसे बना दिया गया? विक्टोरिया को, विक्टोरिया गाइस। आज भी हम विक्टोरिया का सिक्का लेके आते हैं, दिवाली आती है, चांदी का सिक्का आता है, काफी भारी आता है। क्यों लेके आते हैं? विक्टोरिया कहते हैं, वहां का उसका सिक्का वहां तक चलता है। कहावत है ना, सिक्का, सिक्का का मतलब उसका क्रेडिट आज भी मौजूद है, ठीक है। तो क्यून विक्टोरिया को बना दिया गया था। नंबर 4, 1858 में ही भारत सचिव, भारत सचिव के लिए इंपोर्टेंट है, पॉइंट याद रखना, भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का, इस इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, गठन किया गया, ओके। इंडिया सेक्रेटरी के लिए इंडिया काउंसिल का, इस इंडिया काउंसिल बनाया गया, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो भारत परिषद का अगर बात करें, चेयरमैन कौन होता था गाइस? चेयरमैन होता था, क्वेश्चन पूछेगा, चेयरमैन सचिव ही होता था। चेयरमैन कौन होता था? इंडिया का सचिव, मतलब सेक्रेटरी ही इसको चेयरमैन बना दिया गया था। क्लियर यहां तक? पॉइंट क्लियर हो रहा है? 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम पहला ही है, याद रखना। EIC खत्म किया, गवर्नर जनरल जो था भारत का उसे हटाकर, पद को हटाकर वाइसराय पद बनाया, जिस पर किसको बिठाया? कैनिंग को बिठाया। देन कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा, डिक्लेरेशन कर दिया कि भारत की क्वीन कौन होंगी? विक्टोरिया। मतलब क्वीन तो है वहां की, वो ब्रिटेन की, लेकिन भारत में जो राज चलेगा वो किसका चलेगा? विक्टोरिया। बड़े डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। और भारत सचिव के लिए भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन कौन बनेंगे गाइस?
सेक्रेटरी, मतलब भारत सचिव ही होंगे गाइस। एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि भारत के जो सचिव का सैलरी है, देखिए यहाँ पर कितना बड़ी बात है। और जो भारत परिषद में कितने मेंबर टोटल, 15 मेंबर हैं। याद रखना कितने मेंबर हैं गाइस, पूछे जाते हैं 15 मेंबर। कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं। इन दोनों का मतलब भारत सचिव का और 15 मेंबरों की सैलरी कहां से मिलती थी, भारत के राजस्व से मिलती थी। मतलब हम लोगों के खर्चे, हम लोगों की कमाई किस में जाती थी, इन लोगों को सैलरी देने में गाइस। इंडिया के जितने भी पीपल थे, कमाते थे, खाते थे, उनको सैलरी भी देनी पड़ती थी। इनको सैलरी मतलब हम लोग कमाए और इनको दें, ये स्थिति यहाँ पे थी। कहां से मिलती थी, भारत के राजस्व से मिलती थी, भारत के राजस्व से मिलती थी। बहुत बड़ी गलती थी ये, जो भारत के राजस्व से इकट्ठा, मतलब भारत राजस्व इकट्ठा करता था और बांट दिया करता था सैलरी इनके रूप में। नहीं देते थे तो फिर अपना हिसाब किताब और अलग फिर और अत्याचार भ्रष्टाचार हम पर होता था गाइस। तो यहाँ से रिवेन्यू से मिलता था इनकी सैलरी। बहुत बड़े इश्यू हो गए थे 1858 में गाइस। अब आगे फिर एक एक्ट आता है, मैं ज्यादा पॉइंट लेके नहीं चल रहा हूं, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है हम उन पर ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। एक एक्ट और आता है, सेकंड में डिस्कस कर देता हूं, भारतीय परिषद एक्ट। भारतीय परिषद एक्ट, ओके, याद रहेगा, भारतीय परिषद अधिनियम गाइस, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट, आईसीए। कौन सा है, 1861। अब यहां बात क्या की गई थी, ये बात यहां कर लेते हैं। 1861 में नंबर 1 पॉइंट, विभागीय प्रणाली बनाई गई गाइस। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, विभागीय प्रणाली बनाई गई, प्रणाली बनाई गई, ठीक है। डिपार्टमेंटल सिस्टम बनाया गया किसमें, 1861 में डिपार्टमेंटल सिस्टम बनाया गया था, ठीक है गाइस। और यहां पर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस की पावर भी, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। जो अध्यादेश कहते हैं ना, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा जब संसद सत्र में ना हो, ना चल रही हो, तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में आधी रात को भी अध्यादेश बुलाएगा और संसद को खुलवाएगा। तो वो सिस्टम कहां पे मैनेज किया गया था, कहां, 1861 में बनाया गया था। ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर बनाई गई थी भारतीय परिषद अधिनियम में। गाइस ये 2 पॉइंट याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना, ठीक है। अध्यादेश बम्बई, मद्रास, कलकत्ता पर भी जारी कर दिया गया था इस पॉइंट में। तो 2 पॉइंट आप याद रखना है इसमें। भारत परिषद अधिनियम में 1861 में ऑर्डिनेंस पास किया गया था, वो भी ऑर्डिनेंस किसके, भारत परिषद के बिना इजाजत के, याद रखना ये भी पॉइंट है। हम ऑर्डिनेंस कब लेके आते हैं, इमरजेंसी के दौरान, मतलब बिना इजाजत के, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, बिना इजाजत के, विदाउट परमिशन, किसके, इंडियन काउंसिल, बिना इजाजत के, किसकी, भारत परिषद की बिना इजाजत के। यहां लिख दे रहे हैं इंडियन या इंडिया काउंसिल, याद रखें, इंडिया काउंसिल के बिना इजाजत के, इंडिया काउंसिल के बिना इजाजत के ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता था गाइस। पॉइंट याद रहेगा आपको, इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इतना मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बस थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से लेके आप यूपी पीसीएस, प्रीलिम्स, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, हर एग्जाम्स में, एनडीए, सीडीएस, सारे में काम आएंगे। बस आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ज्ञान ही बढ़ेगा, ठीक है, ज्ञान ही अर्जित होगा। ज्ञान अर्जित करने से हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर और एक पूरा ग्रुप के अंदर सही भावना क्रिएट होती है गाइस। इसलिए ज्ञान को आप गलत ना समझें, ठीक है, कोशिश किया करो उसको पॉजिटिव रूप में लेने की। नेक्स्ट थर्ड रहेगा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, याद रखना, आईसीए, मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ भारत परिषद में लिखा है, तो आईसीए ऑफ 1892 का। अब 1892 में क्या बात की गई थी, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गाइस, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट यहाँ डिस्कस क्या किया गया था 1892 में, कि यहाँ पर निर्वाचन पद्धति को फॉलो किया गया गाइस, निर्वाचन पद्धति को फॉलो किया गया, निर्वाचन पद्धति को फॉलो किया गया, मतलब अपनाया गया था इसको, इलेक्शन सिस्टम को फॉलो किया गया था, ठीक है। नंबर बी पॉइंट, बजट पर डिबेट करने का अधिकार मिल गया, बजट पर बहस करने का अधिकार, बहस करने का अधिकार मिल गया गाइस। पॉइंट लिखते रहना है, नहीं समझ में आए कमेंट जरूर करना है, ठीक है, समझ में आता है तो वीडियो को भी आगे बढ़ाना है। आपकी, देखो गाइस, मैंने अब तक तो नहीं बोला है कि शेयर कर दिया, लाइक करो, अगर आपको लगता है अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं आगे।
इससे कि हमारे अंदर इंस्पिरेशन भी रहेगी आपको देखते हुए। हम टीचर बेशक है, लेकिन हम टीचर जो हम टीचर हैं, आपने ही हमें बनाया है। अगर आप नहीं तो हमारा वजूद ही नहीं गाइस। ठीक है, तो कोशिश करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, बस आप तैयारी करें, पढ़ाई करें तरीके से। ठीक है, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया, और क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार दिया, प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसमें दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं बाइलिंगुअली डिस्कस कर रहा हूँ। डिबेट ऑन बजट एंड राइट टू आस्किंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाइज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। दो चीजें आपको याद रखनी है, 1892 निर्वाचन सिस्टम को फॉलो किया गया, एंड बजट पर बहस करने का राइट मिला, एंड आस्किंग द क्वेश्चन का भी राइट मिला। किसके अकॉर्डिंग? 1892 के अकॉर्डिंग गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, हमारे दो फैक्ट हमारे इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर रहेंगे गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। एक्चुअली मैं इसको बाद में लिखता, लेकिन पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम भारत सरकार अधिनियम 1909 कहते हैं, सॉरी भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 बोलते हैं, या इसको आप कह सकते हो मार्ले मिंटो रिफॉर्म कह सकते हैं। मिंटो उस समय भारत का क्या था गाइस? वाइसरॉय था, याद रखना, और मार्ले सेक्रेटरी था, ये सेक्रेटरी था। ठीक, सेक्रेटरी था, सचिव था, और ये वाइसरॉय था। पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखना 1906 से ही बना था ये मिंटो जो है वाइसरॉय, याद रखना। भारत परिषद अधिनियम 1909। अब यहाँ बात की गई थी, देखो जब निर्वाचन पद्धति फॉलो की गई थी, यहाँ निर्वाचन पद्धति जो फॉलो की गई थी, इसको आगे बढ़ा दिया गया था। किस तरह से, मैं बता देता हूं। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो किया गया था यहाँ पर, किसके लिए? फॉर मुस्लिम के लिए, फॉर मुस्लिम। ये पॉइंट हमारा काफी इंपोर्टेंट रहता है, याद रखना। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली डिस्कस किया जाए तो यहाँ लिख देता हूं, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली का इंपोर्टेंट रहता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू की गई थी? आप बता सकते हैं कब शुरू की गई थी? 1909 अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं गाइस। इंपोर्टेंट फैक्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम में कि इस रूल को फॉलो करते हुए डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी भी चला दी इन्होंने, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की पॉलिसी कंडक्ट की गई यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी कंडक्ट कर दी गई इसमें। तो ये बहुत बड़े पॉइंट है मेजर, तो याद रखना। भारत परिषद अधिनियम 1909 का मुस्लिम प्रथम निर्वाचन प्रणाली बन गई, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी बना दी गई। मिंटो के अनुसार, मिंटो ने ही सूरत में फूट डाली थी। मैं बता दूं, सूरत फूट नहीं पड़ी थी, सूरत डिवाइड हुआ था। एग्जाम्पल, सूरत कब हुआ था? 1907 में सूरत में भी फूट पड़ी थी। ठीक है, इस रूल के हिसाब से इन्होंने काफी इंडिया को ब्रेक करना चाहा, और हो भी गया था, क्योंकि मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई थी हिंदुस्तान के अंदर, याद रखना। लेकिन इसका विरोध भी किया गया था, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 का इंपोर्टेंट रहेगा, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919 का। यहां पर मुसलमानों को लिए दी थी, यहां पर ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली दी थी, याद रखना। यहां पर क्या हुआ था? पॉइंट पूछे जाते हैं किसमें क्या हुआ था, आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको याद रहेगा तो आप बता देंगे, नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगे गाइस, याद रखना। भारत सरकार अधिनियम में क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? तो नंबर 1 पे डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मिला था अधिकार सेपरेट करने का, किसको? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम किसके लिए कर दिया गया था? फॉर क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई थी। अब
बी पॉइंट में लिख सकते हैं उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी बना दी गई। इंपोर्टेंट रहता है, सारे पॉइंट याद रखना, ठीक है। उत्तरदायी सक्सेसर गवर्नरशिप मैनेजमेंट भी लागू कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। सी पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्रांतों में गाइस, प्रांतों में स्टेट में, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया, ठीक है। डी पॉइंट केंद्र में द्विसदन व्यवस्था हो गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था इंपोर्टेंट है। द्विसदनात्मक कहते हैं बाई कैमरल, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर? बाई कैमरल। बाई, मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, यहाँ टफ रहता है। बाई कैमरल। और द्वैध शासन कहते हैं डायरकी गाइस, डायरकी, द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन का जनक मानते हैं कार्नेलियस को, ठीक है। कार्नेलियस डच यात्री था, कार्नेलियस उसको मानते हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन किसके अंडर में आया? 1919 भारत सरकार अधिनियम। केंद्र में द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और परिषद, जैसे आज क्या लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही केंद्र में द्विसदन आए थे। किस एक्ट के अनुसार? 1919 के एक्ट के अनुसार गाइस। इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, याद रखना है। टफ कुछ नहीं है, बस टफ आपने दिमाग को बना रखा है, उसको इजी वे में लेके आइए, समझाइए उसको, और किताबें पढ़िए और अपने हिसाब से डिस्कस कीजिए। ई पॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आया यहाँ पर, पब्लिक सर्विस कमीशन आया, पब्लिक सर्विस कमीशन याद रखना। लोक सेवा आयोग आया, कहां पर? राज्यों में, स्टेट्स में। कहां है गाइस? राज्यों में। क्या ही पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपॉइंट किया गया था राज्यों के अंदर। इतनी बातें याद होगी गाइस भारत सरकार अधिनियम की, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है। मैंने काफी शॉर्ट में किया है ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ फंस जाएं तरीके से, ठीक है। पढ़ते रहना है, तरीके से काम करते रहना है, आराम से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। बस आप चीज़ों को समझें और कोशिश करें देखने की गाइस, ठीक है। नोट करते जाइएगा, साथ साथ जब वीडियो देखें आप नोट करते हुए चले जाइएगा। ओके ओके। तो यहाँ तक गाइस हमने डिस्कस किया भारत सरकार अधिनियम 1919 का। अब आगे मैं पॉइंट और बताऊंगा इस चीज में। ई पॉइंट हो गया, एफ पॉइंट है हमारे यहाँ पर। इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं गाइस, ठीक है। मॉन्टेग्यू क्या थे? सेक्रेटरी थे, याद रखना। चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। मैं बता रहा हूँ वाइसराय कौन कहां पे था, ठीक है, इंपोर्टेंट रहता है। तो इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या सुधार कह सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट याद रहेगा आपको, एफ पॉइंट रहेगी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और सुधार कहते हैं। चेम्सफोर्ड कौन था? वाइसराय, और मॉन्टेग्यू कौन था? सेक्रेटरी था। जी पॉइंट, यहां पर इसी अधिनियम में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। ये सारे पॉइंट हमारे इंपोर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि इनको सिस्टम बनाना है। हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, भारत को आगे ले जाना है कानून के मुताबिक, एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, प्रशासन दक्षता के अकॉर्डिंग, इसलिए अंग्रेज इन कामों पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे गाइस। हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, याद रखना। सेक्रेटरी की सैलरी भी राजस्व से देनी पड़ती थी। रेवेन्यू, जो इंडिया का रेवेन्यू था वहीं से देना पड़ता था, मतलब भारत के राजस्व से, मतलब भारत के खर्चे से ही इनकी सैलरी मतलब आगे दे दी जाती थी गाइस। तो बहुत इश्यू था, प्रॉब्लम्स इतनी थी कि हम कह नहीं सकते। आगे बढ़ती गई समस्या, और इतनी समस्या आगे बढ़ गई कि हमारा जो खजाना था, राजकोष था, वो खाली होता चला गया गाइस, इस कंडीशन से, ठीक है। हर किसी की सैलरी यहीं से जाया करती थी गाइस। तो यहां मैंने बात करी भारत सरकार अधिनियम 1919 की, जो पॉइंट इंपोर्टेंट है मैंने यहां पर डिस्कस कर दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का गाइस, यही हम डाल लेते हैं, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, 1935। अब इसमें
नेक्स्ट बहुत सारे काम होते हैं कि भारत संविधान अधिनियम 1935 किस लिए बनाया गया। मैक्सिमम सोर्स यहीं से लिए गए थे। मैं आपको बताऊं, जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान में विदेशी स्रोत यहीं से लिए गए थे। तो पहला पॉइंट क्या है, विदेशी स्रोत सर्वाधिक, मैक्सिमम फॉरेन सोर्सेस यहीं से लिए गए, मैक्सिमम सर्वाधिक विदेशी स्रोत यहीं से लिए गए गाइस, याद रखना। बी पॉइंट, 1935 से लेकर 1950 तक ये सरकार का अधिनियम बना रहा, मतलब सरकार इसके हिसाब से चलती रही। हमारे पास कोई संविधान नहीं था 1947 में, हम बेशक आज़ाद हो गए हों, लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो बातें की गई थी उसी के अकॉर्डिंग हमारा सरकार चल रही थी 1947 से 1950 तक, जब हम आज़ाद हो गए थे। 1950 के बाद हम गणतंत्र हो गए और हमने अपने प्राइम मिनिस्टर और हमने अपने प्रेसिडेंट को भी शपथ दिलवा दी थी गाइस। तो याद रखना 1935 से लेकर 1950 तक सरकार हमारी भारत सरकार चलती रही इस एक्ट के अंडर में गाइस, याद रखना। सी पॉइंट, इसी एक्ट में संघीय न्यायालय की व्यवस्था होती है, संघीय न्यायालय बनाया जाता है, याद रखना। संघीय न्यायालय बनता है इसी एक्ट में 1937 में, लिख दिया डेट मैंने, ईयर लिख दिया 1937 में संघीय न्यायालय बनता है। और इसी एक्ट के अंडर से बात की जाए, यहां से आपका बर्मा अलग हो जाता है, बर्मा को अलग कर दिया जाता है। बर्मा जो आज म्यांमार हो गया गाइस, म्यांमार देश है जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के बगल में लगता है, याद रखना। तो बर्मा को अलग कर दिया गया 1937 में, 1937 में, याद रखना है, ठीक है। और इसी के अंडर में नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट, यूपीएससी का गठन किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम प्रांतों में बात करें तो यहाँ पर है स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन, हम यूपीएससी बात करें तो यहाँ पर डिस्कस किया गया था। और इसी एक्ट के अंदर में एफ पॉइंट, रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन किसको दिया, फॉर वुमेन्स को गाइस, याद रहेगा, वुमेन्स को एंड एससी, महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने का काम किया गया इस एक्ट ने, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 ने, ठीक है, यूपीएससी का सिफारिश की, देन रिजर्वेशन मिला महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट। सुप्रीम कोर्ट में लिखना शेड्यूल कास्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ संघीय न्यायालय बनाया 1937 में, सुप्रीम कोर्ट 1950 बनता है गाइस, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 के हैं, ठीक है। और भी मैं बता देता हूँ, इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं इंडिया गवर्नमेंट एक्ट में, यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर शक्तियों को विभाजन भी किया गया था, शक्तियों का विभाजन गाइस। अब शक्तियों का विभाजन किया गया वो मैं डिस्कस कर देता हूं, कौन कौन सी शक्ति। 3 सूची बनाई गई थी, 3 लिस्ट आपको पता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स, याद रखना। एक तो यूनियन लिस्ट, संघ सूची, यूनियन लिस्ट बनाई। सेकंड स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट गाइस, ठीक है, इंपोर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये शक्तियों को डिवीजन किया गया था, किस तरह से भारत सरकार को चलाना है, कैसे आगे मतलब शक्तियों को मेंटेन करना है, शक्ति का केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा, वो सब कुछ देखा गया इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में गाइस। और फाइनली स्वतंत्र भारत का पहला एक्ट आया था, स्वतंत्र भारत का पहला एक्ट। आप जानते हैं जब स्वतंत्र भारत का पहला एक्ट होगा तो 1947 ही होगा ओब्वियसली, तो हम 1947 पढ़ते हैं और इसमें भारत हमारा आज़ाद हो जाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को और इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाते हैं इस एक्ट के अनुसार। इस एक्ट के अनुसार नहीं होते, स्वतंत्र भारत का अधिनियम आता है 1947 और ये जो इंडिया पाकिस्तान अलग होते हैं वो एक प्लान होता है, माउंट बेटन प्लान, मैं लिख देता हूँ माउंट बेटन प्लान आता है। और माउंट बेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को गाइस। और इसमें बात की जाती है भारत और पाकिस्तान की, वो तो भारत और पाकिस्तान की बात की जाती है, लेकिन भारत पाकिस्तान अगर इससे पहले की बात की जाए
तो 10-12 देश बनने के लिए तैयार थे। वो तो हमने विरोध करने पर कुछ बेबिल प्लान और कुछ हमारे अगस्त ऑफ क्रिप्स मिशन वगैरह जो नहीं चाहते थे कि संविधान को तरीके से बनाया जाए या देश को अलग से तोड़ा जाए, बहुत एक कॉन्स्पिरेसी हुई, जियो पॉलिटिक्स हुई। तो फाइनली 2 देश का बंटवारा हमें स्वीकार करना पड़ा, मजबूरी स्थिति थी। इसलिए हमने ये डिस्कस किया अब तक के पार्ट में, और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना गाइस। आगे का वीडियो में लेके आऊँगा तरीके से। ये पार्ट 2 था, जो अगला मैं प्रीवियस पार्ट 1 बनाया था इंडियन पॉलिटी के अंडर में, तो पार्ट 2 था। ये मैंने यहाँ सारे मेंस पॉइंट लिख दिए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे गाइस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। आगे कुछ मैं ऐड करूं या कुछ इसमें एरर आया हो तो मुझे प्लीज़ आप बताया करें, ठीक है। बताने से क्या है, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने देखा, आपने उसको रिव्यू देखे, फीडबैक चेक किया, देखा कि हाँ सब कुछ ठीक है। अगर नहीं ठीक रहता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ऑल ओके है तो आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा, आगे संविधान को हम बनाएंगे, कैसे होगा ये सब कुछ वो अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।